हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 453 एंड सेक्शन 454 ऑफ सीआरपीसी को समझेंगे। इससे पहले हमने 451 और 452 को बहुत डिटेल में समझा था और बाकी सेक्शन 451 से लेके 459 की हमने बेयर एक्ट से भी समझा हुआ है। बेयर एक्ट हमें क्यों समझना ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि उससे हमारी जो बेसिक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। चाहे हम प्री का एग्ज़ाम दें, चाहे मेंस का एग्ज़ाम दें, चाहे हम अपने लॉ के नॉर्मल एग्ज़ाम्स दे रहे हो या कोई एंट्रेंस दे रहे हो, तो जो बेयर एक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको हमें थॉरोली पढ़ना चाहिए और अच्छे से हमें एक एक वर्ड पता होना चाहिए उसका। अब ये जो टॉपिक है कौन सा है? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि जब एक ट्रायल चल रहा होगा या ट्रायल जब ख़त्म हो जाएगा तो उस वक्त जो प्रॉपर्टी कोर्ट के सामने आती है या कोर्ट की कस्टडी में होती है तो उसको वो किस तरीके से डील करेगा। तो हमने ये सेक्शन 451 और 452 में देखा था कि 451 में देखा था कि वो जब ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान उसके सामने आती है, और 452 में देखा था जब इंक्वायरी या ट्रायल कंक्लूड हो जाती है उस वक्त प्रॉपर्टी का क्या किया जाता है। तो उसको कोर्ट की डिस्क्रिशन के हिसाब से, कोर्ट की मर्जी के हिसाब से, केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखते हुए डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज मतलब कि उसकी कस्टडी दे दी जाती है पार्टीज को, या उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है, या उस प्रॉपर्टी को खुद की कस्टडी में रख लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो वो जो भी चीज़ें कोर्ट की डिस्क्रिशन के हिसाब से होता है कि किस तरीके से उस प्रॉपर्टी के साथ डील करना है। अब आपका एक ऑर्डर पास हुआ सेक्शन 452 के अंदर, जब आपका इंक्वायरी या ट्रायल खत्म हो गई। तो जब आपकी इंक्वायरी या ट्रायल खत्म हो गई, आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप अपील में जा सकते हैं अगर आपको स्टैट्यूटरी राइट है। तो जिस भी चीज़ के अगेंस्ट आप आए हुए हैं, अगर आपके पास स्टैट्यूटरी राइट है तो आप मेन जजमेंट के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। और जो सेक्शन 452 है वहाँ पे भी आप उसके अगेंस्ट भी अपील में जा सकते हैं। मतलब आपके अगेंस्ट अगर ऑर्डर आया है 452 के अंदर तो भी आप उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। कब? सेक्शन 454 के हिसाब से। मतलब कि जब आपका एक इंक्वायरी या ट्रायल खत्म होगी, आपके पास क्या ऑप्शन है? एक तो आप अपील में जाएंगे ही जाएंगे, या आप अपील में जा सकते हैं अगर आप एग्रीव पार्टी हैं तो। दूसरा आपके पास एक और अपील का ऑप्शन है, किस चीज़ से रिलेटेड? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि भाई जज ने जिस हिसाब से, कोर्ट ने जिस हिसाब से उस प्रॉपर्टी के साथ डील किया, जिस हिसाब से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया, आप उससे एग्रीव्ड हैं, आपको सही नहीं लगता कि कोर्ट ने इसके साथ सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया इस प्रॉपर्टी को, तो आप इस चीज़ के अगेंस्ट भी अपील में जा सकते हैं। आप मेन जजमेंट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं और सेक्शन 452 के अंदर जो ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट भी आप अपील में जा सकते हैं। और ये जो दूसरी बात है, मेन जजमेंट तो आपको स्टैट्यूटरी राइट मिला, वहां से गए आप जिस भी एक्ट के अंदर आपका केस चल रहा था। और जो सेक्शन 452 है इसके अगेंस्ट जो आपने अपील में जाना है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो आपने अपील में जाना है, उसका राइट आपको सेक्शन 454 ऑफ सीआरपीसी के अंदर मिलता है। 454 को समझने से पहले हमें सेक्शन 453 को समझना है। 453 क्या बोलता है? सिंपल सी बात बोलता है, मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, तीन व्यक्ति हैं ए बी सी। बी क्या करता है? ए के घर से एक प्रॉपर्टी चुराता है, इसके घर से प्रॉपर्टी चुराता है और फिर क्या करता है? आगे सी को बेच देता है। सी ऐसा व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता था कि बी ने प्रॉपर्टी चुराई हुई है, उसको लगता है कि ये इसका ट्रू ओनर था, सी को ऐसा लगता है, और वो उससे प्रॉपर्टी खरीद लेता है कुछ पैसों के बदले में। अब बाद में पता चलता है कि बी जो है वो एक्यूज है, उसने चोरी वगैरह किया, उस पर ट्रायल चलेगा। तो यहाँ पे अब इस प्रॉपर्टी के साथ कैसे डील किया जाएगा ये सेक्शन 453 बताता है। पेमेंट टू इनोसेंट परचेजर ऑफ मनी फाउंड ऑन एक्यूज्ड, मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी इसने किसको दे दी थी? सी को दे दी थी, और सी ने बदले में इसको क्या दिया था? पैसा दिया था, मनी दी थी बी को। और सी जो था, ए जो था वो असली ओनर था इस प्रॉपर्टी का। अब बी जो है वो पकड़ा गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सी ने बी को पैसा दिया था, जितना भी पैसा दिया था वो सी को वापस कराया जाएगा जो बी से मिलेगा। ठीक है, सी को जो प्रॉपर्टी मिली थी, जो चोरी की प्रॉपर्टी थी, वो ए को वापस दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है? इंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी है, पर्सन इंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी है, ये ट्रू ओनर है, इसके पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। इसको अपना पैसा वापस मिल जाएगा, इसको अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, और इसके ऊपर अपना ट्रायल चलता रहेगा। इतनी सी बात सेक्शन 453 बोलता है कि जो इनोसेंट परचेजर है, लेकिन ये जरूरी है कि इनोसेंट होना चाहिए ये परचेजर। इसको अगर पता है कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है फिर भी ये खरीद रहा है, तो अब सेक्शन 453 में अपना पैसा वापस नहीं ले सकता। ये यहाँ पे कैसा परचेजर होना चाहिए? इनोसेंट परचेजर होना चाहिए। इसको नहीं पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी मैं इससे खरीद रहा हूँ ये चोरी की प्रॉपर्टी है। इसको ये लगना चाहिए कि ये जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ ये बी जो है इसका ट्रू ऑनर था, इसके पास इस प्रॉपर्टी का सही पोजीशन था, तभी इसको इसका पैसा वापस दिलाया जाएगा सेक्शन 453 के हिसाब से।
सेक्शन 453 में इतना ही दिया गया है और मुझे लगता है आपको समझ भी आया होगा सेक्शन 453। अब हम अगले सेक्शन के ऊपर आते हैं, सेक्शन 454। सेक्शन 454 ना दो चीज़ों की अपील के अगेंस्ट आ रहा है, अपील अगेंस्ट अंडर सेक्शन 452 और 453। मतलब कि आप इसकी ये जो सेक्शन है इसके अगेंस्ट भी अगर आप अपील में आना चाहते हो तो सेक्शन 454 के हिसाब से आओगे। और जो सेक्शन 452 पढ़ा था हमने इससे प्रीवियस वीडियो में, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, मतलब कि जब कंक्लूड हो जाएगा ट्रायल या इंक्वायरी, उस वक्त जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑर्डर आ जाएगा वो सेक्शन 452 में दिया था, तो उसके अगेंस्ट भी आप सेक्शन 454 में अपील में जा सकते हो। अब ये जो सेक्शन 454 है ये अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट राइट ऑफ अपील अगेंस्ट डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राइट दिया गया है एग्रीड पार्टी को। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो एग्रीड पार्टी क्या करेगी, मेन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकती है जो उसको स्टैट्यूटरी राइट मिलेगा, और दोनों में से अगर कोई भी पार्टी 452 से एग्रीव्ड है, जो सेक्शन 452 है उससे एग्रीव्ड है, तो उसके अगेंस्ट अपील में सेक्शन 454 में आएगी। तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राइट है, वो अपील में जाने का आपको राइट है ही है। यहां पे आप अलग से भी अपील में आ सकते हो सेक्शन 454 के अंदर 452 के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट राइट है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे सेक्शन 452 है या 453 है या 454 भी है, हमने क्या पढ़ा कि ये जो सारे सेक्शंस हैं ये कैसे हैं, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है। कोर्ट को जैसा लगता है कि मुझे प्रॉपर्टी के साथ इस तरीके से डील करना चाहिए, कोर्ट उस तरीके से करता है कि इसको कस्टडी दे दूं या ना दूं, जो भी चीज़ें हैं कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होती है। लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है जो 452 454 इन सेक्शंस के अंदर दी गई है, ये कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर लीगल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए होनी चाहिए। आर्बिट्रेरी या कंटेम्प्रेरी तरीके से कुछ भी ऑर्डर कोर्ट नहीं पास करेगा, इसलिए यहाँ पे अपील का प्रोविजन भी दिया गया। आप इस सेक्शन के अगेंस्ट भी आगे और अपील में जा सकते हो, तो प्रॉपर लीगल प्रिंसिपल फॉलो हुए होने चाहिए, तभी ये डिस्क्रिप्शन सही से यूज होगी। अगर सही से डिस्क्रिप्शन यूज नहीं है तो आप अपर कोर्ट में चले जाइए। और जैसा कि हमने सेक्शन 452 में पढ़ा था, ये सेक्शन 454 में कहीं नहीं लिखा कि आपको दूसरी पार्टी को जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन आई है या जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास होना है उसको नोटिस दो, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन ये बात जैसे 452 में जजमेंट में बोली गई थी, यहाँ पे भी यही सेम बात बोली गई कि आपको एडवर्स पार्टी को नोटिस देना है जिसके अगेंस्ट अगर आप यहाँ पे ऑर्डर पास करने वाले हो, और उसको सुनना है। बिना सुने बिना उसके नोटिस में लाए आप ऑर्डर पास नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे फिर लीगल प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहे, नेचुरल जस्टिस नहीं हो रहा। फिर अब मान लीजिए कि जो अपील है, अपील क्या हुआ कि जो मेन ऑर्डर हुआ कि भाई जैसे इसको कन्विक्ट कर दिया या जो भी कर दिया, मेन ऑर्डर हुआ, मेन ऑर्डर के अगेंस्ट तो आप अपील में चले गए, और दोनों में से एक पार्टी ने क्या किया, जो 452 का ऑर्डर हुआ था उसके अगेंस्ट भी वो अपील में आ गया। मतलब कि मेन ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील में चले गए और 452 के अगेंस्ट मतलब 454 के अंदर भी आप अपील में आ गए, 454 के अंदर भी आप अपील में आ गए। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो यहां पे क्या होगा कि ये जो दोनों ही अपील है ये हियर एंड डिस्पोज की जाएगी, मतलब सुनी और डिस्पोज की जाएगी किसके द्वारा, बाय सेम कोर्ट एट सेम टाइम। मतलब जिसके पास मेन जजमेंट की अपील गई है वही कोर्ट 454 की अपील भी सुनेगा, 454 की अपील भी वही कोर्ट सुनेगा, बाय सेम कोर्ट एट सेम टाइम। ठीक है, लेकिन और ऐसे क्यों होता है, टू अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ फाइंडिंग्स ऑन मेन इशू, की ताकि जो कंफ्लिक्ट ना हो कि भाई इसमें तो कुछ और बातें आ रही थी, इसमें कुछ और बातें आ रही है, या इसमें कुछ और बातें आ रही हैं, इसमें कुछ और बातें आ रही हैं, तो ये कंफ्लिक्ट अराइज ना हो, इसलिए सेम कोर्ट इस अपील को सुन लेता है कि कोई भी बातें आएंगी तो दोनों में सेम चलती रहेंगी। लेकिन कई बार क्या होता है, समटाइम्स सेक्शन 454 हियर्ड आफ्टर मेन जजमेंट ऑफ अपील, की कई बार पहले ये पूरा सुन लिया जाता है, उसके बाद 454 की अपील लगाई जाती है। ठीक है, मतलब कि उसके बाद 454 को सुना जा रहा है, 454 की अपील को सुना जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, जब 454 को सुना जाएगा तो अब मेन मैटर से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सिर्फ जब 454 को सुना जाएगा तो ये सोलली कंसर्न्ड होगा विद करेक्टनेस एंड ऑर्डर रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, की जो ऑर्डर नीचे वाले कोर्ट ने डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड पास किया था ना, सिर्फ उसी की करेक्टनेस को देखा जाएगा। बाकी जो मेन ट्रायल है, मेन ट्रायल के फैक्ट्स हैं, उन चीजों को कुछ नहीं देखा जाएगा, नॉट विद द फैक्ट्स ऑफ मेन ट्रायल। तो जो मेन ट्रायल के फैक्ट्स हैं उनसे कोई मतलब नहीं है अपीलेट कोर्ट को, जब वो 454 को सुन रहा होगा उसको सिर्फ किस चीज से मतलब होगा, करेक्टनेस ऑफ ऑर्डर रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑर्डर पास किया ना उसी से मतलब होगा, बाकी किसी और चीज से मतलब नहीं होगा। ठीक है,
फिर उसके बाद जो हमारा 454 के अंदर जैसे 3 सबसेक्शंस हैं, तो 454 के जब आप सेकंड सबसेक्शन के अंदर जाओगे तो वो क्या पावर देता है, वो अपीलेट कोर्ट को ये पावर देता है कि वो कोई भी फर्दर ऑर्डर कर सकती है ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट जो भी उसको जस्ट लगता है, जो भी उसको सही लगता है, तो वो कोई भी ऑर्डर पास करती है, ये अपीलेट कोर्ट को पावर दी गई है। अब यहाँ पे केस है हगु बिस्वास वर्सेस मनमथा नाथ मित्रा। इसके अंदर बोला गया था कि जो ट्रायल कोर्ट ने, जैसे अपीलेट कोर्ट में गए तो जो अपीलेट कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट की किसी ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकता है, तो इस तरीके की पावर्स अपीलेट कोर्ट को दी गई हैं। इसी तरीके से जब आप सेक्शन 454 सबसेक्शन 3 के अंदर जाओगे, ये क्या पावर दे रहा है, पावर्स ऑफ सेक्शन 454 सबसेक्शन 2। तो ये जो आपकी पावर थी ना अपीलेट कोर्ट की, ये पावर्स दी गई 454 सबसेक्शन 2 की 454(3) के अंदर भी, कब, मे बी एक्सरसाइज बाय कोर्ट ऑफ अपील कंफर्मेशन और रिवीजन ऑन ऑर्डर इन सेक्शन 454 सबसेक्शन 1 हैज बीन पास। जब इसके अंदर कोई ऑर्डर पास हुआ है ना सबसेक्शन 1 के अंदर, जहां पे आप अपील में गए थे, उस अपील के अगेंस्ट भी जो पावर्स पहले वाले अपीलेट कोर्ट के पास थी वो ऊपर वाले अपीलेट कोर्ट के पास भी होगी। मतलब एक ऑर्डर ये ट्रायल कोर्ट ने पास किया, इसके अगेंस्ट आप इस अपील में गए इस कोर्ट के अंदर, तो ये जो पावर्स थी जो कि सेक्शन 454 सबसेक्शन 2 के अंदर दी गई, अब जब इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप और ऊपर जाओगे सेक्शन 454 सबसेक्शन 3 के अंदर, तो ये सारी पावर्स जो इसके पास थी इस ऑर्डर के अगेंस्ट, ये पावर्स इस कोर्ट के पास भी होंगी इसके ऑर्डर के अगेंस्ट। ये बात सेक्शन 454 सबसेक्शन 3 के अंदर बोली गई। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 453 और सेक्शन 454 को कवर किया, और मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ भी आया होगा। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, बेयर एक्ट को हमने अलग से पढ़ रखा है, उसको आप अलग से देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।